सोचिए, एक राज्य है जहां पानी के लिए दंगे रोकने पड़ते हैं, वो भी धारा 144 लगाकर। या एक पूरा शहर जिसे ट्रेन से पानी भेजा जा रहा है। और एक आईटी हब जहां के बड़े बड़े अस्पतालों को सर्जरी तक टालनी पड़ रही है। ये कोई फ्यूचर की फिल्म का सीन नहीं है। नहीं, ये सब भारत में हो चुका है। ये है हमारे देश की वो अनदेखी इमरजेंसी, वो सच्चाई जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये संकट ना कोई दूर का खतरा नहीं है, ये यही है, अभी हो रहा है। और इसे ठीक से समझने के लिए चलिए कुछ हाल की घटनाओं पर नजर डालते हैं। ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने हमारे लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। साल 2018, जगह दक्षिण अफ्रीका का खूबसूरत शहर केप टाउन। ये शहर डे जीरो की कगार पर पहुंच गया था। डे जीरो मतलब वो दिन जब नलों से पानी आना ही बंद हो जाए। आप सोचिए, हालात इतने ज्यादा खराब थे कि पानी के टैंकरों की सुरक्षा के लिए सेना को तैनात करना पड़ा। और आदेश आदेश बिल्कुल साफ थे, अगर कोई पानी के लिए दंगा करता है तो उसे गोली मार दो। अब आप कहेंगे कि ये तो किसी दूसरे देश की कहानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। साल 2019, भारत का अपना आईटी हब चेन्नई। शहर के सारे नल सूख गए, होटल बंद होने लगे और सबसे डरावनी बात, अस्पतालों को मरीजों की सर्जरी टालनी पड़ी। लोगों के पास अपने घर छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और देखिए, ये कहानी सिर्फ चेन्नई तक ही सीमित नहीं है। हमारी सरकार की अपनी थिंक टैंक नीति आयोग, उसकी चेतावनी तो और भी ज्यादा डरावनी है। वो कहती है कि दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद ऐसे भारत के 21 बड़े शहर डे जीरो की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी वो दिन दूर नहीं जब इन शहरों में भी नलों का पानी खत्म हो जाएगा। साफ साफ कहें तो हम खतरे के निशान को बहुत पहले पार कर चुके हैं। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि भाई एक ऐसा प्लेनेट जिसका 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, वहां हम लोग पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं? हमारा ग्लास खाली क्यों है? इसका जवाब असल में उन जगहों पर छिपा है जहां हमारी नजर आमतौर पर जाती ही नहीं। देखिए, इस सवाल का जवाब हमारे गिलास या बोतलों में नहीं मिलेगा। असली संकट उस पानी की वजह से है जो हमें दिखाई ही नहीं देता। जी हाँ, इसे वर्चुअल वाटर या अदृश्य पानी कहते हैं। और यकीन मानिए, असली दोषी यही है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, होश उड़ जाएंगे। 1 किलो चावल जो हम रोज खाते हैं, उसे उगाने में करीब 2,500 लीटर पानी लग जाता है। ये जो कॉटन की टी शर्ट हमने पहनी है, उसे बनाने में 2700 लीटर पानी खर्च होता है। और एक जोड़ी जीन्स, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पूरे 10,000 लीटर पानी। और ये जिस स्मार्टफोन के बिना हमारा काम नहीं चलता, उसे बनाने में 12,000 लीटर से भी ज्यादा पानी खर्च हो जाता है। लेकिन रुकिए, ये संकट सिर्फ हमारे इस्तेमाल की वजह से नहीं है। असल में ये समस्या पानी की कमी की है ही नहीं। ये समस्या है पानी के मिसमैनेजमेंट की, गलत नीतियों की और लालच की। सबसे अच्छा उदाहरण है पंजाब का। 1970 के दशक में वहां पानी सिर्फ 10 से 15 फीट नीचे मिल जाता था। और आज बोरवेल को 200 से 300 फीट तक खोदना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुफ्त बिजली और एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी नीतियों ने किसानों को चावल जैसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। अब दिक्कत यह है कि चावल को बहुत ज्यादा पानी चाहिए और वो पंजाब की नेचुरल फसल है ही नहीं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, खुद नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ माना है कि भारत का जल संकट असल में मैनेजमेंट का संकट है। यानी ये समस्या कुदरती नहीं, बल्कि हमारी अपनी बनाई हुई है, मैन मेड है। और मिसमैनेजमेंट के बाद आता है खुला भ्रष्टाचार। महाराष्ट्र का सिंचाई घोटाला याद है? 10 साल में सिंचाई पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 70,000 करोड़। और नतीजा, सिंचाई की क्षमता में बढ़ोतरी हुई सिर्फ 0.1% की। हजारों करोड़ रुपए कहाँ गए पता नहीं। और आखिर में हुआ क्या? ज्यादातर अधिकारियों को क्लीन चिट मिल गई। और देखिए, जब सरकारी सिस्टम फेल होता है तो कोई और फायदा उठाता है, प्राइवेट कंपनियां। भारत में जो बोतलबंद पानी का बिजनेस है, वो आज 25,000 करोड़ रुपए का है। ये कंपनियां क्या करती हैं? ये हमारा ही ग्राउंड वाटर एक तरह से मुफ्त में निकालती हैं और फिर उसी पानी को बोतल में भरकर भारी मुनाफे पर हमें ही वापस बेच देती हैं। केरल के प्लाचीमाड़ा में कोको कोला का केस इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो अब तक हमने देश के अंदर की बात की, लेकिन अब ये संकट सिर्फ हमारी सीमाओं के अंदर नहीं रह गया है। पानी अब नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत शक्तिशाली हथियार बन चुका है। जरा इन नंबरों को देखिए।
चीन ने 98,000 से भी ज्यादा बड़े बांध बनाए हैं। अमेरिका ने लगभग 9,000 और भारत ने करीब 5,000। और तिब्बत, जिसे एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है, उस पर कब्जा करके चीन ने इस इलाके की लगभग हर बड़ी नदी के सोर्स पर अपना कंट्रोल कर लिया है। और अब चीन का अगला प्लान क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत बड़ा एक मेगा डैम बनाना। अगर ये डैम बन गया तो चीन के हाथ में एक ऐसा स्विच आ जाएगा जिससे वो जब चाहे भारत के लिए बाढ़ ला सकता है या जब चाहे सूखा पैदा कर सकता है, और इसके लिए उसे एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद सवाल उठता है कि क्या टेक्नोलॉजी हमें बचा सकती है? आजकल क्लाउड सीडिंग या समंदर के पानी को साफ करने जैसी बातें होती हैं, तो चलिए इसकी हकीकत को भी समझ लेते हैं। डिसैलिनेशन मतलब समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसकी दिक्कतें भी हैं। पहली बात, ये बहुत ज़्यादा महंगा है। दूसरी, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। और तीसरी, ये प्रक्रिया एक जहरीला खारा कचरा पैदा करती है जो समंदर के इकोसिस्टम को बर्बाद कर देता है। और सबसे बड़ा सवाल, पंजाब या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों तक ये पानी पहुंचेगा कैसे? तो अगर टेक्नोलॉजी पूरी तरह से जवाब नहीं है, तो फिर असली रास्ता क्या है? देखिए, इसका जवाब किसी एक जादुई छड़ी में नहीं है। जवाब है एक सोची समझी मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी में। यहाँ एक क्लियर ब्लूप्रिंट हो सकता है। स्टेप 1, पॉलिसी। जितना भी ग्राउंड वाटर निकाला जाए उस पर मीटर लगें और एमएसपी को पानी की बचत से जोड़ा जाए। स्टेप 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करना पूरे देश में जरूरी कर दिया जाए। स्टेप 3, अकाउंटेबिलिटी। पानी से जुड़े भ्रष्टाचार के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने। स्टेप 4, कॉर्पोरेट। जो कंपनियां पानी निकालकर बेचती हैं उन पे ग्राउंड वाटर सेज लगे। और स्टेप 5, डिप्लोमेसी। चीन पर दबाव बनाने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर वाटर अलायंस बनाए जाए। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ कागज पर ही अच्छा लगता है, ये मुमकिन है। राजेंद्र सिंह जी का उदाहरण देखिए, जिन्हें भारत का वाटरमैन भी कहा जाता है। उन्होंने राजस्थान में पारंपरिक जोहड़ सिस्टम का इस्तेमाल करके 5 सूखी नदियों को फिर से जिंदा कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि अगर लोग साथ मिलकर काम करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। 20वीं सदी में दुनिया तेल के लिए लड़ी, लेकिन सोचिए, तेल के तो फिर भी विकल्प हैं। पानी का कोई विकल्प नहीं है, पानी ही जीवन है। तो अब सवाल ये नहीं है कि पानी खत्म होगा या नहीं, असली सवाल ये है कि जब खत्म होगा तब क्या होगा? क्या हम सब आने वाले कल के लिए तैयार हैं?